डन। हाँ ये फर्स्ट पेज है। हाँ ये रिएक्शंस हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं कराते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। यदि इसकी रिएक्शन CuCl और HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ से Cl माइनस मिलता है हमें, फ्लोरोबेंजीन बनाता है। ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। कॉपर के साथ भी हम HCl ले सकते हैं या कॉपर के साथ ही हम HBr ले सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें सेम प्रोडक्ट ही मिलता है। इसको हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। यदि हम KI ले लें तो यहाँ से हमें आयोडोबेंजीन मिल जाता है। यदि हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो हम HbF4 लेते हैं। देखो HbF4 जो होता है ना, ये इसके साथ रिएक्शन करता है, Cl को हटाता है और हमें N2 प्लस और BF4 माइनस मिल जाता है। पहले तो ये रिएक्शन होती है। यदि इसको हम हीट कर दें तो फिर हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, BF3 बाहर निकलता है और N2 बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं हम बाल सीमैन रिएक्शन, BALJ-Z। नोट करिए।
बेटा ये नाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आता है। चलो नेक्स्ट। यदि हम KCN ले लें या CuCN ले लें तो हमें साइनोबेंजीन मिल जाता है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, देखो यदि हम इथाइल अल्कोहल ले लें तो उसके साथ हीट करें तो बेटा बेंजीन बनता है। तो ये बेंजीन बनाने का मेथड है, N2 मिलता है, HCl मिलता है, और इथाइल अल्कोहल जो होता है ना ये एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इथाइल अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड। यदि हम H3PO2 ले लें बेटा इससे भी हमें बेंजीन मिलता है, और ये H3PO2 जो होता है ये H3PO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, H2O के साथ हम हीट ले लें, पड़ा हुआ है, या बॉइलिंग वाटर ले लें बेटा फिनॉल बनता है। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये दोनों बेंजीन बनाती है और ये फिनॉल बनाती हैं। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यदि बेंजीन डायज़ोनियम को हम H2O के साथ हीट करते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है। बिल्कुल गलत फहमी है, वाटर के साथ ही हमें क्या देता है, फिनॉल देता है। यदि हम C6H6 ले लें और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें बाइफिनाइल बनता है और इसको हम बॉम्बर्ग रिएक्शन बोलते हैं। बॉम्बर्ग रिएक्शन। यदि हम SnCl2HCl ले लें C6H5 रिडक्शन कर देता है ये NHNH2,
एक एक H जुड़ जाता है और रिडक्शन कर देता है। इससे भी रिडक्शन ही होता है। ये भी पहले इसमें कन्वर्ट करता है, तो ये दोबारा भी इसको रिड्यूस कर देता है, तो फाइनली इससे हमें एनिलीन मिल जाता है और NH3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ये चारों और ऊपर की, ये नहीं भी याद रहे तो अभी तक पूछी नहीं गई हैं, पर ये वाली रिएक्शंस पूछी जाती हैं, नोट करो। फिर एक टॉपिक रह गया कपलिंग रिएक्शन। बेटा इससे ऊपर की रिएक्शंस, डन हो जाए तो लिख देना। नेक्स्ट, कपलिंग रिएक्शन। ध्यान दो, यदि हम ये कोई एक्टिवेटेड रिंग ले लें, एक्चुअली में जो कपलिंग रिएक्शन है वो सिर्फ बेंजिंग के द्वारा शो नहीं की जाती है। बेंजिंग के साथ जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे
इसी कंडीशन में ये शो हो पाएगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब जी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड होता है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण ये सिर्फ बेंजीन पर अटैक नहीं कर पाता है। अटैक करने के लिए बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, इंक्रीज करे। इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप तो ये इधर आता है, ये इधर जाता है, ये इस पर अटैक करता है और ये इधर आता है। तो बना क्या, बना ये जी, ये इधर, ये इधर, एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, ये बनता है। अब क्या होगा, इसकी तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये इधर आता है, ये इधर आता है और ये वापस चला जाता है। क्या बना, एन डबल बॉन्ड एन, हमें ये मिलता है। तो इसको बोलते हैं हम एजो कंपाउंड। और इसके ई और जेड दोनों बनने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एन डबल बॉन्ड एन आ रहा है इसलिए इसको हम एजो कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि एन डबल बॉन्ड एन को हम एजो ग्रुप बोलते हैं। तो ये एजो कंपाउंड। तो आप देखो, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो PHN2+ है, which is weak electrophile. So reacts only with activated ring. ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या है, मैं ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। इस पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी ये उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कब ज्यादा होगी, जब इसके साथ हम EWG जोड़ा है। तो यदि इस पर EWG जुड़ा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और इस पर यदि ERG जुड़ा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्योंकि इस पर EWG मतलब इस पर इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करेगा जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के लिए इसके साथ ERG जुड़ना चाहिए। तो हम EWG किस पर जोड़ा है, EWG at PHN2+ increases rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और ERG at activated ring increases rate of reaction। Product can show GI। प्रोडक्ट क्या शो कर सकता है, GI शो कर सकता है। नोट करिए।
कल आपकी क्लास 1:15 पे लूंगा मैं। बेटा कल की क्लास 1:15 पे, कोई परेशानी? फिजिक्स की क्लास वैसे कितने बजे से है? 3 बजे से? 3 बजे से कितने बजे तक? ढाई से 4:30। तो 1 बजे से रख लो, 1 से 2:30 ले लो। बेटा जो लेट हो जाएगा, जो है जो स्कूल वाला, बेटा रिकॉर्डिंग देख लियो थोड़ी बहुत। रिकॉर्डिंग तो सेम ही मिलती है ना, या कल डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं, 12:45 से खाली नहीं होगा ना रूम, रूम 1 बजे से खाली होगा। डिस्कशन कहाँ, क्या क्या पेंडिंग है डिस्कशन में? ORM 4, ठीक है, कल ORM 4 का डिस्कशन करेंगे। ORM 3 एक्सरसाइज 3 और ORM 4, ठीक है। अरे तो बेटा ORM 4 का डिस्कशन करेगा तो वो बोर्ड का ही तो है, तभी तो मैं कर रहा हूँ। बोर्ड में है ORM 3 और ORM 4, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा, कल एक काम करना, कल 9:30 बजे मेरा मैसेज चेक कर लेना, अपने ग्रुप पे मैसेज चेक कर लेना, टाइमिंग मैं उसी पे डाल दूंगा। यदि 11:30 से ये वाला रूम खाली होगा तो 11:30 पे ले लूंगा, ठीक है। मैसेज चेक कर लेना 9:30 पे, और यदि रूम खाली नहीं होगा तो 1 बजे से लूंगा। और कल डिस्कशन कर लो, क्योंकि डिस्कशन पेंडिंग है ORM 3 ORM 4। उसके बाद मैं एक क्लास एक्स्ट्रा भी लूंगा किसी दिन, और 1:15 से पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा दूंगा। डन, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो फटाफट, और कल की टाइमिंग ग्रुप पे चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी क्लास मिस हो जाए। नहीं, ओवर नहीं, ये लिख लिया तो डन लिख दो। अभी क्लास कहाँ से ओवर हो जाएगी, अभी तो पढ़ाऊंगा। कोई रह रहा है, आगे बढ़ो। नहीं, चैप्टर ओवर नहीं है अभी, तो इसके एग्जांपल्स दे रहा है ना। चलो नेक्स्ट, देखो। प्रोडक्ट हैज extended conjugation. It absorbs visible radiation and show pi star
ट्रांजिशन। इसलिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कलरफुल डाई होती है। प्रोडक्ट्स आर कलरफुल डाई। प्रोडक्ट ये बनना है, इसके अंदर देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। इसके कारण एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, विजिबल रेडिएशन को। और विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ रेडिएशन यदि उसमें से ऑब्जर्व हो जाएगी तो विबग्योर नहीं बचेगा, तो कोई ना कोई कलर ये डेफिनेटली क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है। अब रिएक्शन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिलीन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। ध्यान देना, जब भी हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो एनिलीन है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देती है, NH2 इसके साथ। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देती है। pH कितना होता है, 4 से 5। डाई, कलरफुल डाई, स्लाइटली एसिडिक मीडियम, pH याद रखना है। याद रखने के लिए ध्यान रखना कि A फॉर एनिलीन, A फॉर एसिडिक। बेटा क्या बनता है यहाँ पर, हमें मिलता है NH2 N डबल बॉन्ड N। इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक करता है ये, ऑर्थो पे भी कर सकता है, पर ऑर्थो वाला जो बनेगा वो माइनर बनेगा क्योंकि वहां पर रिपल्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। और ये एक येलो डाई होती है। न्यूट्रल मीडियम हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में ये NH2 इसी के ऊपर अटैक कर देता है, N2 के ऊपर। क्योंकि N2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है ना, यदि हम न्यूट्रल मीडियम लेते हैं ना तो ये NH2 इस पर अटैक करके इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर देता है। इसलिए हम न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन नहीं करके क्या करते हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक लेंगे तो ये एनिलीन NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ही क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। स्ट्रांगली बेसिक भी नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रांगली बेसिक में जो OH- होगा वो भी इस पर अटैक कर जाएगा। ये ऐसा होता है ना, तो यदि इसे OH- मिल जाएगा तो OH- पर अटैक करके इसको यहाँ भेज देगा। तो इसीलिए हमें इसके केस में स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। स्लाइटली बेसिक भी नहीं ले सकते, एसिडिक भी, स्ट्रांगली एसिडिक भी नहीं ले सकते और न्यूट्रल मीडियम भी नहीं ले सकते। इसलिए हमें जो pH है वो 4 से 5 लेनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा फिनॉल। फिनॉल के साथ क्या करते हैं हम, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम क्या बनता है, सो इसमें स्लाइटली बेसिक मीडियम लेते हैं। इसके अंदर जो pH है वो 9 से 10 लेते हैं। तरीका यही है। ये लेते हैं। सर ये जो होता है ये ऑरेंज कलर होता है। इसमें भी हम स्लाइटली बेसिक मीडियम क्यों लेते हैं, यदि हम न्यूट्रल मीडियम ले लेंगे, न्यूट्रल मीडियम में ये OH ही इसके ऊपर अटैक कर देता है, कार्बन ना करके OH। यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लेंगे तो वही तरीका जो मैंने आपको उस टाइम बताया था। और यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो ये OH ही OH2+ बना लेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो एनिलीन के केस में हम स्लाइटली एसिडिक, तो याद रखने का तरीका A फॉर एनिलीन, A फॉर एसिडिक।
तो दूसरा डेफिनेटली फिनॉल जो होगा उसके लिए हमें बेसिक मीडियम चाहिए, तो याद रहेगा सी। थर्ड, बीटा नैप्थॉल के साथ रिएक्शन। बीटा नैप्थॉल जो होता है ये फिनॉल जैसा होता है, ये बेंजीन के साथ ही OH लगा हुआ है और फिनॉल जैसा है, तो हमें स्लाइटली बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। इस कार्बन पे जुड़ता है, ये ऑरेंज रेड डाई होती है। नोट करो। बेटा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है, और इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ये विजिबल लाइट में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ रेडिएशन यदि एब्जॉर्ब हो जाएगा तो विबग्योर जो है वो विबग्योर ना रहते, उसमें से कोई ना कोई रेडिएशंस गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलरफुल हो जाता है। कंप्लीट विबग्योर होता तो वो कलरफुल नहीं होता। नेप्थॉल के एरो में बेटा बेंजीन वाले ही लिखा हुआ है ना, स्लाइटली बेसिक मीडियम और pH 9 to 10, क्योंकि ये बिल्कुल फिनॉल जैसा ही है। यदि बेंजीन के साथ OH लगा होगा तो हमें स्लाइटली बेसिक मीडियम चाहिए। अभी दिखा रहा हूँ पिछली स्लाइड, पहले से नोट कर लें दो बच्चों को। हाँ, एरोमेटिक बोर्ड में आएगा ना, फिनॉल आएगा, बस फिनॉल। एनिलीन में यदि हम बेसिक मीडियम ले लेंगे तो बेसिक मीडियम सीधे इसी पर अटैक कर देगा ना, OH माइनस सीधे SN2+ पे अटैक कर देगा। इसलिए हमने एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम लिया है। डन।
इसका पैरा तो ब्लॉक है ना, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ, ये डाइमेथाइल एनिलीन हो जाए, बिल्कुल एनिलीन की तरह हुआ। pH 4 से 5। ये बनेगा, ठीक है। ये बटर ऑयल, इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, और पहले येलो कलर देने के लिए इसे खाने में यूज करते थे, और बाद में मालूम पड़ा कि ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करता है, इसलिए इसका यूज क्या हो गया, बंद हो गया। यदि हम इस NMe2 को इसके साथ रिएक्शन कराएं, pH 4 से 5, तब भी यही बनेगा, NMe2। इसे बोलते हैं मिथाइल रेड। लेबोरेटरी में रखा होता है ये सब्सटेंस, और इसका नाम नहीं सुना हो तो इस वाले का नाम डेफिनेटली सुना होगा। यदि हम NMe2 लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम देखो, ये सब डायज़ोनियम के डेरिवेटिव्स हैं, इसके साथ कराते हैं, सेम आएगा क्योंकि डायमेथाइल एनिलीन ही है, हमें ये मिलता है। सर इसको मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज का नाम सुना होगा, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। तो जैसे ही मिथाइल ऑरेंज होता है, ऐसे ही मिथाइल रेड भी होता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, और मिथाइल रेड रेड कलर का होता है। नोट करो। बोर्ड्स में नहीं आएंगे ये मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड, बोर्ड्स में ये आएगा फिनॉल के साथ रिएक्शन या फिर एनिलीन के साथ रिएक्शन। हाँ बेटा, फिफ्थ में भी pH 4 से 5 ही आएगा, और सिक्स में भी pH 4 से 5 ही आएगा, क्योंकि सब एनिलीन के डेरिवेटिव है।
बटर ऑयल के बारे में मैंने ये बताया कि इसको पहले हम येलोइश कलर के लिए यूज़ करते थे खाने में, पर ये कार्सिनोजेनिक होता था, इसलिए इसका एज अ येलो कलर इन फूड ही बंद हो गया। मिथाइल रेड वगैरह भी कलर करने में काम आते हैं, कपड़ों को कलर करने में काम आता है। हो गया। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर पैदा करता था। हाँ, एनालिन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे 4 से 5 ही होगा। चलो, डन हो गया ना। डन। चलो, अब यदि आपको ये लिख के मिल जाए तो किस बात पे डिपेंड करेगा? मैं यदि 4 से 5 पीएच है तो एनालिन के अकॉर्डिंग जाएगा। अब एनालिन की पैरा पोजीशन तो भरी हुई है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। देखो, पीएच के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये एनालिन के अकॉर्डिंग बनेगा या फिर ये फिनॉल के अकॉर्डिंग बनेगा। ये फिनॉल के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो पीएच जो है वो इम्पोर्टेंट है रिएक्शन की प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए। चलो, ये कपलिंग रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट वन इज बेंजीन। देखो, वैसे तो मैं बेंजीन सबसे पहले पढ़ाता हूँ, और अभी बोर्ड की टेंशन थी इसलिए मैंने फिनॉल सबसे पहले पढ़ाया था। तो बेंजीन चैप्टर हमने लगभग पढ़ रखा है, पर इसकी प्रिपरेशन में कुछ रिएक्शंस बच रही हैं, इसलिए मैं इसकी कुछ रिएक्शंस जो बची हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। अब एसिटिलीन क्या होता है? यदि हम इसको रेड हॉट आयरन के ऊपर से पास आउट कराएं तो हमें बेंजीन मिल जाता है। अब ध्यान दो ये कैसे मिलता है। देखो, इसे ऐसे ले सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 मॉलिक्यूल आपस में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है। यदि हम 3 ये ले लें और ऐसे रेड हॉट कार्बन पे से पास आउट कराएं, रेड हॉट आयरन पे से, तो सर हमें ये मिलता है। या तो ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है। क्या 1 2 3 नहीं मिल सकता? मैं 1 2 3 कभी नहीं मिलेगा। देखो कैसे, रेड पेन यूज कर रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल ये होगा,
मिथाइल लगा दिया, इसमें लगा दिया। अब इस पूरे मॉलिक्यूल पर तो एक ही मिथाइल आ सकता है ना। अब यदि इसमें आएगा तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, और इसमें आएगा तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो यदि ये 1 है तो ये 3 है और ये 5 है, ये बना दिया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसमें यहाँ पे आया सर, इसमें यहाँ पे ना आके, इसमें यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाए। तो देखो ये 1, ये 2, ये 4, और 1 2 3 कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? मैं 1 2 3 होने के लिए इन दोनों पे लगातार पर मिथाइल चाहिए, जो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 मिथाइल थोड़ी नहीं है। तो 1 2 3 इसमें कभी भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा इसमें? 1 2 4 बन सकता है, या 1 3 5 बन सकता है, और 1 2 3 कभी नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं मैं एक्स्ट्रा लूंगा तो बेटा 1 बजे से ही लूंगा, जब भी लूंगा मैं 1 बजे से ही एक्स्ट्रा लूंगा, नहीं शाम वाला स्लॉट मेरा खाली नहीं रहता। ये हो जाए तो डन लिखना। हाँ कल एक ही क्लास होगी। हाँ मैंने कहा ना, यदि 11:30 से फ्री होगा तो मैं ले लूंगा। 8 से 11:30 तक मेरी क्लास है, उस दौरान तो आपकी नहीं ले सकता। यदि 11:30 से मुझे रूम मिल गया तो मैं 11:30 से एक ले लूंगा। इसलिए तो मैंने कहा 9:30 पे रूम टाइम चेक कर लेना एक बार। 9:30 से 10 के बीच में मैं टाइमिंग्स डाल दूंगा, मैं किस टाइम क्लास लूंगा। चलो नेक्स्ट। दूसरा, फ्रॉम एन हेक्सेन देखो ये लिया एन हेक्सेन, इसको यदि हम पीडीसी हीट दे दें या पीटीसी हीट दे दें या एनआई हीट दे दें तो ये बनता है। और यदि इसको हम दोबारा पीडीसी हीट दे दें तो हमें ये मिलता है। तो इस पीडीसी हीट की में हम और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एरोमेटाइजिंग रिएजेंट्स, दूसरे एरोमेटाइजेशन,
रिएजेंट पहले भी बताया हुआ है मैंने, Ni हीट, Pd हीट या Pt हीट, ऐसी हीट, Cr2O3, Al2O3 हीट या MnO3 और Al2O3 हीट। ये सब एरोमेटिक इस स्टेप में ले जाने के लिए हम इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजोइक एसिड। देखो आपको पहले भी ये रिएक्शन बताई थी, यदि हम RCOOH लेते हैं और हम इसके साथ NaOH और CaO लेते हैं तो ये RH बनाता है। यहाँ से CO2 निकल जाता है Na2CO3 की फॉर्म में और इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि CO2 निकलता है इसलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ऐसे ही यदि हम PHCOOH ले लें और इसकी रिएक्शन NaOH और CaO के साथ कराता है तो हमें बेंजीन मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ, फ्रॉम BDC। अभी पढ़ाई थी बहुत सारी रिएक्शन, 2 रिएक्शन बताई थी ना। यदि हम N2Cl ले लें, कौन कौन सी बताई थी? एक तो हमने H3PO2 के साथ रिएक्शन कराया था और एक हमने एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया था। दोनों के केस में हमें क्या बनता है? बेंजीन। इधर जो एथाइल अल्कोहल है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इधर जो H3PO2 है वो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम इन दोनों से बेंजीन बना सकते हैं। नोट करिए। अभी सब स्लाइड दिखा दूंगा एक एक करके। PD पैलेडियम है, पैलेडियम, पैलेडियम है, पैलेडियम, चारकोल और पैलेडियम। इरिडियम डाइक्लोराइड नहीं है। हो गया डन।
नेक्स्ट हो गया ना, कोई रह रहा है? फोर हो गए ना, एक दो स्लाइड और है बस, दो रिएक्शन और है। 5 वो भी पढ़ी हुई है। फ्रॉम बेंजीन, ये सब पढ़ा हुआ है, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ मैं तो बस। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से यदि बेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे, पढ़ाया हुआ है, डीसल्फोनेशन कर देंगे, डाइल्यूट H2SO4। आपको मैंने बताया था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो या तो हम डाइल्यूट H2SO4 ले लें या फिर H प्लस और हीट। तो ये डीसल्फोनेशन है, वो RM2 में पढ़ाया था। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है। यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले के कंपाउंड के साथ कराते हैं तो ये RH बनाता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। वो RM1 में पढ़ाया है, ये RH बनाता है और ZMgBr बनाता है। यदि हम बेंजीन ले लेंगे PHMgBr ले लेंगे, इसके साथ हम किसी भी रिएक्शन ले लें, H2O ले लें या कोई भी ZH ले लें जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, ये सब बेंजीन बनाएगा और हमें देगा क्या, MgOHBr या MgZBr। इन सब मेथड से हम बेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये भी पढ़ाया हुआ है। हाँ, डीसल्फोनेशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और सल्फोनेशन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। डन। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी है आपने, ORM2 में देखो मैंने आपको हैलोजिनेशन पढ़ाया था, ORM2 में ही मैंने आपको नाइट्रेशन पढ़ाया था, ORM2 में ही मैंने आपको सल्फोनेशन पढ़ाया था, ORM2 में ही मैंने फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाई थी, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ORM2 के लास्ट में मैंने गेटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ाई थी। गेटरमैन रिएक्शन पढ़ाई थी और बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाई थी। कहाँ पे, ORM2 में। तो ORM2 में बेंजीन की जितनी रिएक्शंस हैं, ये तो मैंने शुरू में पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और ये सब मैंने बाद में लिखाई थी लास्ट में ORM2 के, याद हो आपको तो। इनमें से कौन सी बोर्ड में आएगी,
बोर्ड में तो फिनॉल की रिएक्शंस आएंगी बस, और कोई रिएक्शन नहीं आएगी बोर्ड में। तो ये आपका ORM2, ये सॉरी, एरोमेटिक कंपाउंड्स पूरी तरह से फिनिश। अब मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, देखते चलिए, और जो उनका हो चुका है वो लीव कर सकते हैं। ये 9 नंबर, पेज नंबर 11 में क्या लिखा है? 11 में तो कुछ नहीं लिखा। ये 10 नंबर, ये 9, ये 8, हाँ। अब बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोनिल और पॉलीमर को छोड़ के आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये 6, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ और कार्बोनिल। कल बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करें, पहले डिस्कशन करेंगे कल। कार्बोनिल नहीं, पहले बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोनिल बोर्ड में नहीं आ रहा। हाँ लिखना है ये, याद रहेगा तभी तो तुम ORM2 में से रिवाइज करोगे। अब सिर्फ बोर्ड के लिए बायोमोलिक्यूल्स बचा है। कल डिस्कशन करेंगे, फिर एक दो एक्स्ट्रा क्लास लेके बायोमोलिक्यूल इसी वीक में कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर दूंगा। ओके, बाय बाय।